राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से जो राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन पिछले 7 दिनों से भारत के 550 जिलों में एक साथ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आज ही इसका अंतिम दिन है और आने वाले समय में इस आंदोलन की उग्रता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। ये प्रक्रिया यही से शुरू हुई है कि इस आंदोलन की तीव्रता को, उग्रता को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएगी और तब तक ये आंदोलन चलाया जाएगा जब तक ये कानून जो है पूरी तरह से निरस्त ना हो जाए। साथियों, आज 17 जनवरी है। आप सभी को याद होगा 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के स्कॉलर माननीय रोहित वेमुला जी का ये जो एक हम ये कह सकते हैं कि एक संस्थागत मृत्यु, एक हत्या रोहित वेमुला की आज के दिन ही साथियों हुई थी। 5 साल इस घटना को हो गए। हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी के स्कॉलर, यूनिवर्सिटी के टॉपर, वहां के स्टूडेंट, आंदोलन से जुड़े हुए छात्र राजनीति के नेता, एक बैकवर्ड क्लास के बहुत ही स्ट्रांग आंदोलन चलाने वाले विद्यार्थी थे रोहित वेमुला। एबीवीपी के साथ में और बीजेपी के नेताओं के साथ में इसी लड़ाई को लेकर टकराव होता रहा और यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया, अपने हॉस्टल से बाहर किया गया और उनकी हत्या तक की गई। आज रोहित वेमुला का एक शहादत दिन है। मरने से पहले रोहित वेमुला ने सुसाइड नोट लिखा था। 558 शब्दों का वो सुसाइड नोट है। यहां बैठे हुए हर कार्यकर्ता को वो सुसाइड नोट पढ़ना चाहिए। लिखने वाला अपनी मौत का कारण सुसाइड नोट में लिखता है। रोहित वेमुला का ये सुसाइड नोट असाधारण नोट है। 558 शब्द साथियों उसमें है और जिसमें रोहित वेमुला ने सीधी सपाट भाषा में व्यवस्था को एक्सपोज किया और वो कहते हैं, माय बर्थ वॉज अ फैटल एक्सीडेंट। मेरा जन्म ही एक अपराध है। मैं ऐसी विषम व्यवस्था में पैदा हूं जहां व्यक्ति की पहचान उसके जाति के आधार पर होती है। रोहित वेमुला की हत्या के बाद में मामला उछाला गया कि रोहित वेमुला एससी थे या ओबीसी थे। आज जैसे किसान आंदोलन के बारे में भी यही किया जा रहा है। खालिस्तानी उस आंदोलन में घुसे हैं, पाकिस्तानी उस आंदोलन में घुसे हैं। ये बात यहां तक ठीक थी। कल से एक नई बात उसके साथ जोड़ी गई। दिल्ली में बैठे हुए किसान आंदोलन के पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतें काम कर रही है। इसके लिए एनआईए को भी काम पर लगाया गया है। जो किसान जवानों की तरह सीमा पर लड़े, अपने खेतों में लड़े, जिनके बेटे आज भी भारत की फौजों में अपनी जानें दे रहे हैं, सीमा पर पहरा दे रहे हैं, उन्हीं किसानों को राष्ट्र विरोधी घोषित करने के लिए एनआईए की जिम्मेदारी लगाई जा रही है। हजारों ऐसे रोहित वेमुला, लाखों ऐसे किसान जवान आज इस देश में राष्ट्रभक्ति साबित करने के नाम पर मारे जा रहे। मामला केवल किसानों तक नहीं है। किसानों से पहले जून महीने में लेबर लॉ में संशोधन किया गया। पहले मजदूरों को तोड़ा गया। 30 करोड़ से ज्यादा इस देश में प्रवासी मजदूर है जिनको किसी तरीके से कोई सुरक्षा नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में 90% से ज्यादा जो काम करने वाले जो मजदूर हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते। 93% से ज्यादा जो लेबर फोर्स है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है? जिसे किसी प्रकार की कोई सुरक्षितता वहां पर काम करने वाले संस्था के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती। ना उसकी डेली वेज तय है, ना काम के घंटे तय है, ना उसको किसी तरीके से कोई सुरक्षा है। 93% लेबर इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो फोर्स है वो प्रवासी मजदूरों का है जिसको कोई सुरक्षा नहीं है। लेबर लॉ को तोड़ा गया।
किसानों के साथ में भी यही बात हो रही है। पिछले 10 सालों के आंकड़े उठाकर आप देखिए, सरकार की ही एजेंसियां ये कह रही है कि डेली 2000 किसान जो जमीन के मालिक है वो खेती बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं और डेली 2000 किसान मजदूरी में कन्वर्ट हो रहे हैं। पिछले साल 2011 से 2021 तक का भी हम आंकड़ा उठाकर देखें तो लगभग 7 करोड़ से ज्यादा के किसान जो जमीनों के मालिक थे अपनी खेती बेचने के लिए मजबूर हो गए। और अभी भी ये जो नए कानून बनाए गए हैं, ये कानून किसानों के कितने विरोध में है ये हम लोग देख सकते हैं। आज लगभग 52 दिनों से ज्यादा का समय हो गया दिल्ली के इस कपकपाती ठंड में किसान वहां पर आंदोलन करते हुए बैठे हुए हैं। ये किसान वहां पर जो है वो केवल पंजाब और हरियाणा के नहीं है, पूरे देश भर के किसान वहां पर बैठे हैं। मगर मीडिया और सरकार ये साबित करना चाहती है कि ये क्षेत्रीय आंदोलन है, केवल और केवल पंजाब और हरियाणा के ही किसान उसमें शामिल है और इसे देश भर के किसानों का कोई समर्थन नहीं है। आज देश भर के 550 जिलों में किसानों के समर्थन में आंदोलन हो रहा है, तो मीडिया ये कह नहीं सकती कि आंदोलन केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों का। पूना में हो रहा है, महाराष्ट्र के 36 जिलों में हो रहा है, देश के 31 राज्यों के 550 जिलों में आंदोलन हो रहा है। तो आज ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया और किसान केवल किसी एक जिले या किसी एक तहसील में नहीं रहता। जहां खेती है वहां किसान, जहां भूमि है वहां किसान। और आज ये आंदोलन राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से राष्ट्रव्यापी बन गया। पिछले 16 दिसंबर से राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी राम सुरेश वर्मा जी सिंधु बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में आंदोलन करते हुए वहां बैठे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय प्रभारी है राम सुरेश वर्मा जी पिछले 16 दिसंबर से सिंधु बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में आंदोलन के लिए बैठे। ये 3 कानून पहले ऑर्डिनेंस निकाले गए। ऑर्डिनेंस इसलिए निकाले गए ताकि कोई उसकी चर्चा ना हो और फिर उस ऑर्डिनेंस को बिल में रखा गया और जैसे ही सेशन शुरू हुए उसको राज्यसभा में लोकसभा में पारित किया गया। राष्ट्रपति जी के द्वारा मंजूरी भी उसको दी गई। अब इस कानूनों में बड़े मजेदार बातें लिखी हुई है। किसानों के विकास के लिए कृषि सुधार बिल रखा गया है। कानून पूरे के पूरे किसानों के विरोध में और नाम दिया है किसानों के समर्थन में। भूमि सुधार कानून बनाया जाता है। वो भूमि सुधार कानून भूमिहीन लोगों को जमीन देने के लिए नहीं होता, बल्कि जिन किसानों के पास जमीन है उनकी जमीनें छीनने के लिए कानून होता है, मगर उसको नाम दिया जाता है भूमि सुधार। कृषि कानून भी इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि किसानों के विरोध में सारा काम किया जाए, मगर उसको नाम दिया जाए कि ये किसानों के समर्थन वाले कानून। आज ये सारे कानून किसानों के विरोध में है। किसानों ने इस बात की कोई मांग नहीं की। किसानों ने इन बिल को मांगा नहीं था। किसानों की मांगे अलग है। किसानों की मांगे बार बार आंदोलन करके किसानों ने सामने रखी है। 8 से 12 ज्यादा चर्चाएं सरकार के साथ में हुई, मगर सरकार अपने ही मुद्दे पर अड़ी है। किसी भी स्थिति में किसान या बिल को मंजूर करना नहीं चाहते और सरकारी व्यवस्था ये की जा रही है कि वो जो बिल उन्होंने अंबानी अदानी के हित के लिए बनाए गए हैं उन्हीं बिलों को लागू करे, क्योंकि ये बिल ना बीजेपी ने बनाया ना आरएसएस ने बनाया। ये बिल तो अंबानी अदानी ने बनाया हुआ है। अब मालिक की मर्जी के बगैर बिल वापस नहीं लिया जा सकता। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर की मजबूरी समझ सकते हैं। आज देश की हालत यह है कि संसद में बैठे हुए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह काम कर रहे हैं और ठेका जो है अंबानी ने अदानी ने 5 साल के लिए लिया हुआ है। सरकार ठेका दे नहीं रही, खुद सरकारी ठेकेदारी पर चल रही है। इसलिए जब तक अंबानी अदानी की मर्जी नहीं होगी तब तक ये बिल वापिस नहीं होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है साथियों,
ये देश में जीडीपी में 14% का रोल निभाता है। इस साल जीडीपी में 7.7% की गिरावट है, मगर सारे क्षेत्रों में जब ये गिरावट हो रही है तब उसी समय में एग्रीकल्चर सेक्टर देश का पहला सेक्टर है जो 3.4% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। इस मुश्किल दौर में भी किसान सरकार को पैसा दे रहे। लगभग 20 लाख करोड़ से लेके 30 लाख करोड़ तक का जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। आपको लगता होगा कि किसानों के पास कितना पैसा होगा? लगभग 20 लाख करोड़ से लेके 30 लाख करोड़ तक का जीडीपी में हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। इतना बड़ा ये एग्रीकल्चर सेक्टर है और ये सारा पैसा आप किसानों के पास में है। गांव देहातों में रहने वाले किसानों के पास ये पैसा जाता। अब इस पर अंबानी अदानी की नजर है, जमीनों पर भी नजर है और ये जो पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर से पैदा होता है उस पर उनका आंख है और वो पैसा जो है वो छीनना चाहते। इसलिए किसानों को जो सारी सुरक्षा सरकार के तौर पर दी जाती थी, एपीएमसी में दी जाती थी, वो खत्म कर दी गई। अब ये कहा गया कि आप मार्केट में जाकर बेचो। अब मार्केट में जाकर आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो किसानों को भरोसा किस पर करना चाहिए? एमएसपी लागू होने के बाद में भी एपीएमसी में किसानों को एमएसपी के भाव नहीं मिलते। सरकार एमएसपी सख्ती से लागू नहीं कर रही है। भारत के सभी राज्यों में एपीएमसी नहीं है। जो प्रोग्रेसिव स्टेट है उसी स्टेट में एपीएमसी के कानून लागू है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है वहां तो एपीएमसी क्या है किसानों को पता ही नहीं। अब जब एपीएमसी की सुरक्षा लागू होने के बाद में भी किसानों को लूटा जा रहा है तो खुले मार्केट में क्या परिस्थिति होगी? मोदी जी के इस बात पर वही लोगों को भरोसा करना चाहिए, उन्हीं लोगों को भरोसा करना चाहिए कि एमएसपी से भी ज्यादा पैसा मिलेगा। उन्हीं लोगों को भरोसा करना चाहिए जिनको पिछले 5 साल पहले उनके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हो गए। जिनके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हो गए वही लोग मोदी जी की इस बात पर भरोसा करें। किसान किस बात पर भरोसा करे? सरकार के पास में भरोसा करने लायक कौन सी बात है? 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया किसान सड़कों पर है, मगर मोदी जी का एक ट्वीट किसानों के लिए नहीं आया। वो किसानों से बात करने की बजाय मीडिया में बात कर रहे हैं और उनके समर्थन में मोर्चे निकालवाने के लिए भी अपने ही कार्यकर्ताओं को काम पर लगवा रहे और किसानों के प्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे। ये सारा का सारा किसानों की विरोध में बिल है और किसान इस बिल से बिल्कुल सहमत नहीं है। जब सरकार ने ये देखा कि अब किसान पीछे हट नहीं रहे, उनका हौसला और ज्यादा बढ़ चुका है, ये ठंड से पीछे नहीं हट रहे, किसी तरीके से पीछे नहीं जा रहे, तो फिर सरकार ने न्यायपालिका को बीच में लाया और सुप्रीम कोर्ट का इसके लिए इस्तेमाल किया। जो संगठन या जो केस सुप्रीम कोर्ट में गई थी किसी भी किसानों के द्वारा नहीं दाई गई थी। वो केस सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गई थी कि वहां पर बैठे हुए किसानों को वहां से हटाओ। तो किसानों के समर्थन वाली केस नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई किसानों के फेवर वाला निर्णय नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सरकार को पक्ष बनाना चाहिए था और सरकार को वहां पर यह बात कहनी चाहिए थी कि इतना विरोध अगर किसानों का हो रहा है तो पहले कानून जो है उसको वापस लो और फिर किसानों के साथ वार्ता करो। मध्यस्थता करने की कोई जिम्मेदारी किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की नहीं लगाई थी। किसान तो आंदोलन इसलिए कर रहे कि बिचौलिया हटाया जाए, एजेंट बीच में से हटाया जाए और सरकार से सीधी वार्ता हो। सुप्रीम कोर्ट जो है ये बीच में कमेटी बनाकर इस मामले को ठंडा करने का काम कर रही है। और कमेटी भी किसकी बताई? तो जो पहले ही उन कानूनों के समर्थन में है उनकी कमेटी बनाई। इससे सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका स्पष्ट होती है कि वो कोई भी किसानों के पक्षपात में भूमिका कर रहे, किसानों के हित वाली भूमिका नहीं कर रहे। इसलिए किसानों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस लड़ाई को लड़ने के लिए लंबी दांवपेच वाली भूमिका बनाकर हमको आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने इस आंदोलन को दिशाहीन करने की कोशिश की, खालिस्तानी घोषित किया,
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उसमें लगाए, ये बात चलाई। आज NIA की बात वो कह रहे, ताकि उस आंदोलन को बदनाम किया जाए और किसानों की जो सारी जमीनें हैं उस पर पूंजीपतियों का कब्जा कर लिया जाए। अब ये केवल किसानों के विरोध में नहीं जाएगा। किसान मार्केट में बाल बेचेगा, वो अंबानी अदानी खरीदेगा, तो क्या अंबानी अदानी किसानों से लिया हुआ माल केवल गोडाउन में रखेगा? वो उससे कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मार्केट में बेचेगा। और मार्केट में उसको कौन लेने वाला है? साधारण से साधारण आदमी। पिछले 30 सालों से मार्केट को खुले हवाले कर दिया गया है। ओपन मार्केट भारत में लागू है और उस ओपन मार्केट पर कितना कब्जा उनका आ गया है हमने देखा है। हमारा प्याज, हमारे बनाए हुए साग सब्जी भारत से बाहर नहीं गए, मगर दुनिया की सारी चीजें यहाँ पर आ गई और वो बेचने का काम वो कर रहे हैं। इसलिए किसानों को किसी तरीके से कोई गारंटी नहीं मिलेगी। अपने ही खेतों में वो मजदूर बन जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सीधा अर्थ है कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग। अपने ही खेतों में मजदूर की तरह काम करो। किसान नौकरियों में नहीं थे। जो खेती करने वाला जो है उसका बेटा पढ़ भी गया तो वो नौकरी नहीं करता। क्यों? वो मालिक है, अपने खेत का मालिक है, तो वो नौकरी क्यों करेगा? बल्कि उसके खेतों में ही साल भर काम करने के लिए 10-15 मजदूर जो है परमानेंट उसके खेतों में होते हैं। वो तो खुद मालिक है, वो नौकरी करने के लिए क्यों जाएगा? मगर जब से LPG की व्यवस्था शुरू कर दी गई, किसानों की इतनी ज्यादा समस्या पैदा कर दी कि पिछले 15 सालों में 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। अब जो बचा हुआ किसान है, उस किसानों की जमीनें और उसकी जो मालकियत है वो छीनने के लिए ये कानून बनाए गए। जब जमीन ही चली जाएगी तो आपके पास मजदूरी के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आउटसोर्सिंग के नाम पर जो यहाँ पर लोग भर्ती हो रहे, हाउसकीपिंग के काम पर जो शहरों में आने वाले लोग हैं, वो कौन है? कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर देखिए वो कौन है? वो शेड्यूल कास्ट या आदिवासी नहीं है। शहरों में जो आज कंस्ट्रक्शन साइट पर जो लेबर आ रहे हैं, हाउसकीपिंग के काम पर जो काम करने वाले लोग हैं, किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर देखिए, जो पेट्रोल डालने वाला जो वहां पर डिलीवरी बॉय है उसको पूछे वो कौन है? वो किसान का बेटा है। गांव देहात से अपनी जमीन बेचकर वो शहरों में आया हुआ है। तो बहुत बड़े पैमाने पर ये सारा साजिश किसानों के विरोध में हो रहा है। हमें इस बात को जानने समझने की जरूरत है। सरकार किसी तरीके से कोई जवाब देने के लिए बात नहीं कर। 29 जनवरी से साथियों पार्लियामेंट शुरू होगी। 29 जनवरी के बाद पार्लियामेंट सेशन में बजट रखा जाएगा और उसको सरकार को पहली बार विपक्ष के सामने खड़ा होना पड़ेगा। विपक्ष भी इसी मुद्दे पर है। ये जो बिल आया है ये कांग्रेस के लोगों ने लाया हुआ बिल है, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस बिल पर राजनीति कर रहे हैं। वो कोई किसानों की हितोषी वाली बात नहीं कर रही। महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए। बच्चू कडू को यहां से मोटरसाइकिल की रैली लेकर दिल्ली भेजा ताकि महाराष्ट्र में कोई आग न लगे। हम लोगों को लगा कि भाई हमारे नेता जो है आंदोलन कर रहे हैं, हमको उसके साथ दिल्ली जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि सारे के सारे किसान दिल्ली जाकर बैठे। अकेले पंजाब में ही कोई रिलायंस के टावर नहीं है, अकेले हरियाणा में रिलायंस का कोई मॉल नहीं है। भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमिकल कैपिटल बॉम्बे में है। अंबानी अदानी की सारी नसें जो है वो दुखती नसें यहाँ महाराष्ट्र में, बॉम्बे में। यहाँ अगर हंगामा हो जाए और यहाँ उनकी प्रॉपर्टी को हंगामा खड़ा कर दिया जाए तो वो पूरा मामला बिगड़ सकता है। अगर योजना बनाकर अंबानी अदानी को बचाने के लिए उनको बाहर भेजा गया, ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। इसलिए आंदोलन साथियों, आंदोलन की तरह लड़ने की जरूरत है। आज देश की परिस्थितियां हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रतिकूल है। सारी की सारी नीतियां बहुजन समाज के विरोध में जा रही है। इसलिए सारे बहुजन समाज को मिलकर लड़ने की जरूरत है। किसान बहुजन समाज का हिस्सा है, बहुजन समाज से बाहर नहीं है। जो बहुजन है वही किसान है और जो किसान है वही बहुजन है। इस बात को हमको जानने समझने की जरूरत है। इसलिए हमने निर्णय किया कि किसानों के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाया जाए। इसलिए 550 जिलों में साथियों ये आंदोलन हो रहा है। ये औपचारिक
करने के लिए हमने आंदोलन नहीं शुरू किया। 7 दिन तक हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करते रहे। अब इसकी आगे वाली जो रणनीति है, ये गांव लेवल तक हम लोग जो है किसानों के समर्थन में आंदोलन करेंगे और ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों के समर्थन में आंदोलन किए जाएंगे। इन बिलों का विरोध किया जाएगा, क्योंकि जैसे दिल्ली के किसान सड़कों पर इसलिए नहीं बैठे कि वो केवल नंबर बढ़ाते जाए। उनके आंदोलन का एक ही मकसद है कि कानून पीछे लिया जाए और दोबारा ऐसी कोई हिम्मत सरकार की किसानों के विरोध में कानून करने की ना बने। इसी बात को हम भी तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये कानून निरस्त ना हो। आज यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा रैली की परमिशन नहीं दी गई। प्रशासन भी ये चाहता है कि ये मुद्दा लोगों तक ना जाए। हमारे संवैधानिक अधिकारों का विरोध किया जा रहा है, तो उन अधिकारों की रक्षा करना हर भारत के नागरिक की पहली जिम्मेदारी है। इसलिए हम संवैधानिक तरीकों से आंदोलन करने के लिए बाध्य है। अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारी परमिशन रैली की रद्द की गई है, तो हम संविधान का सम्मान करते हुए जेल भरो आंदोलन की घोषणा यहाँ पर की गई है। आंदोलन खत्म होते ही हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, ताकि हम किसानों के बेटे हैं तो किसानों के बेटे होने का फर्ज अदा करेंगे और उनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम ये जेल भरो आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन की आगे की रणनीति आपको घोषित की जाएगी। आज इस आंदोलन के लिए 7 दिन तक ये आंदोलन चला। जिन साथियों ने इस आंदोलन के लिए अपना समय लगाया, उन सभी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी आगे की जो प्रक्रिया है, हमें जेल भरो आंदोलन करना है, उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। जय मूल्यासी, जय भारत। धन्यवाद सर। बहुजन मुक्ती पार्टीचं 3 फेब्रुवारीला फार मोठा धरणा प्रदर्शन जो आहे तो या ठिकाणी होणार आहे। हा जो 7 सहयोग तुम्ही दिला, त्या दिवशी असाच 7 सहयोग जो किंवा यवन ह्याच्या 20 पट जास्त मोठा जो आहे धरणा आपल्याला यशस्वी करायचा आहे, त्याची कृपया सर्वांनी नोंद घ्यावी। त्याचप्रमाणे बामसेपचं प्रशिक्षण शिबिर 24 तारखेला आहे। त्याही कार्यक्रमाला आपल्याला जे काही नवीन कार्यकर्ते आहेत, ज्यांना आपण स्पॉट केले, त्यांना तिथे बोलवायचं आहे। साथियो, कार्यक्रम आपला हा संपला। हा कार्यक्रमाचा संपल्यानंतर लगेच जेल भरोला तयारी करायची। इथून 2-2ची लाईनिंग जे आपल्याला करायचे, महिला पहिल्या राहतील, युवा आणि ज्येष्ठ कार्यकर्ते असा टप्पा राहून संवैधानिक मार्गांनी हे झेंडे वगैरे घेऊन आपल्याला तिकडे निघायचे आणि तिकडे आपल्याला जेल भरो करायचं आहे। आपण या धरणा आंदोलनाला यशस्वी केल्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मी आभार मानतो। पोलीस प्रशासन जरी त्यांनी सहकार्य केले नसेल तरी त्यांचा आभार, कलेक्टर ऑफिस त्यांचा देखील आभार। साथियो, आपल्या चळवळीतले ज्येष्ठ नेते, दलित पॅंथरचे संस्थापक सदस्य, आमच्या सर्वांचे मार्गदर्शक LD भोसले सर यांना 2 मिनिटं आपल्याला आदरांजली व्हायची आहे। सर्वांना मी विनंती करतो, आपले ज्येष्ठ मार्गदर्शक दलित पॅंथरचे संस्थापक सदस्य LD भोसले सरांना आपण सर्वांनी आदरांजली व्हायची आहे आणि त्यानंतर हा कार्यक्रमाने जेल भरो होणार आहे। धन्यवाद साथियो। आणि हा जेल भरो संपल्यानंतर बहुजन मुक्ती पार्टीची मीटिंग जी आहे या ठिकाणी पार पडणारे सर्व कार्यकर्त्यांनी थांबायचे। 2-2च्या रांगा करून उभ्या राहा। नागेश भाऊ भोसले, तुम्ही तुमचं काम चालू करा। ऐक ना नागेश, जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या भागात लाईव्ह चालू आहे, विनंती आहे आणि पूर्ण झाल्यानंतर सर्वांनी याच ठिकाणी यायचं। आपली एक 15-20 मिनिटं मीटिंग होणार आहे। 3 तारखेचे पत्रक आपल्याला देण्यात येणार।
कृपया बहुजन मुक्ती पार्टीच्या सर्व जिल्ह्यातल्या राष्ट्रीय किसान मोर्चाचा विजय असो. राष्ट्रीय किसान मोर्चाचा स्पीकर द्या त्यांना आता तो. बॅनर काढ रे, पुढे आणतो बॅनर आहे. राष्ट्रीय किसान मोर्चा बॅनर आहे पुढे. दोन लाईन कर. दोनच्या लाईन करा सगळ्यांनी दोनच्या लाईन करा कार्यकर्ते. लाईव्ह MN महाराज लाईव्ह कसं बॅनर आहे. बॅनर काढेपर्यंत थांबा. तो बॅनर काढतो. काय का पुढे अंतर ठेवा. आता अंतर ठेवा. शाळेत ठेवा. पुढे शेतकऱ्याच्या सन्मानात राष्ट्रीय किसान मोर्चाचं राष्ट्रीय किसान मोर्चाचं डॉक्टर विजय असो. आमचं नातं काय शेतकऱ्याच्या सन्मानात शेतकऱ्याच्या सन्मानात जिंदाबाद. विजय असो. विजय असो. जिथे भेटेल तिथे ठोका. जिथे भेटेल तिथे ठोका. जिथे भेटेल तिथे ठोका. जिथे दिसेल तिथे ठोका. विजय असो. विजय असो. विजय असो. आम्ही उतरलो मैदानात. शेतकऱ्याच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात. शेतकऱ्याच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात. मोदी तेरा खेळ सस्ती दारू महंगा तेल. मोदी तेरा खेळ सस्ती दारू महंगा तेल. अंतर ठेवा. अंतर. सस्ती दारू महंगा तेल. उद्धव तेरा खेळ सस्ती दारू महंगा तेल. अरे पवार तेरा खेळ
वरती चढ. थांबू नको. सरत. शेतकऱ्यांच्या सन्मानात जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान. उस अडानी ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया. उस गांधी ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया. उस मोदी ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया. उस मोदी ने क्या किया? देश का सत्यानाश किया. जय किसान किसान मोर्चाचा रद्द करा. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता विदेशी ब्राह्मण भागेगा विदेशी ब्राह्मण भागेगा विदेशी ब्राह्मण भागेगा विदेशी ब्राह्मण भागेगा स्वतःला रद्द करा काळे कायदे रद्द करा अरे रद्द करा रद्द करा कायदे रद्द करा रद्द करा रद्द करा काळे कायदे रद्द करा आणि या बीजेपी सरकारच्या करायचं काय मध्ये टाकण्यात येत आहे. अरे राष्ट्रीय किसान मोर्चाचा राष्ट्रीय किसान मोर्चाचा राष्ट्रीय किसान मोर्चाचा रद्द करा रद्द करा रद्द करा रद्द करा रद्द करा रद्द करा अरे शेतकऱ्यांच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात आम्ही उतरलो मैदानात शेतकऱ्यांच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात देश का किसान जागेगा देश का किसान जागेगा
या ठिकाणी आंदोलन दोन बॅनर त्यानंतर रेल्वे या ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. रिपब्लिक वाला कहा गया, टीवी9 वाला कहा गया, न्यूज कहा गया, लोकमत कहा गया, देश का मीडिया कहा गया, देश का मीडिया कहा गया, दलाल मीडिया कहा गया, गद्दार मीडिया कहा गया, सन्मान जरा साईडला करा. दारू पी के सो गया, मीडिया कहा गया, दारू पी के सो गया, अरे बनिया मीडिया कहा गया, दारू पी के सो गया, अरे बामन मीडिया कहा गया, दारू पी के सो गया, अरे मोदी मीडिया कहा गया, दारू पी के सो गया, अरे बनिया मीडिया कहा गया, दारू पी के सो गया, अरे ब्राह्मण मीडिया कहा गया, दारू पी के सो गया, देश का मीडिया कहा गया, दारू पी के सो गया, दलाल मीडिया सगळ्यांनाच फोटो काढले सगळे इथे या, सगळ्यांना बोलवा इकडे. पुढे या. बसा खाली खाली बसा, खाली बसून घ्या. बसा खाली खाली बसा, हे बसा, हे बसा खाली, हे बसा खाली. आनंदा ठीक है, क्या गया, क्या हे सगळे लक्ष द्या बाबांनो, सर्वांनी इकडे लक्ष द्या. विशाल भाऊ कुठे तू ये की इथं मानवापाशी. आज आपण या ठिकाणी स्टेशनच्या मांडवापाशी ते भावाला पाऊल केलं पाठवलं विशाल भाऊ. अतुल बसून घ्या ना सगळे. आपल्या सुरक्षेसाठी मास्कचा वापर करा. प्रत्येकाने आपली आपली सुरक्षा ठेवा. शांत शांत आपण इथे का जमलोय साथियो, फक्त एक 5 मिनिटं आपल्याला प्रशासनाला सहकार्य करायचंय. 11 तारखेपासून आपण लगातार हे आंदोलन करत आहोत. आज या आंदोलनाचा शेवटचा आणि महत्वाचा दिवस होता. शेतकऱ्यांच्या सन्मानामध्ये, त्यांच्या समर्थनामध्ये आपण हे आंदोलन करत आहोत. कारण ज्या प्रकारचे कायदे बनवले गेलेले आहेत त्याची इत्थंभूत माहिती मीडियामधून आपल्या लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, किंवा त्याचा आपल्याशी काय परिणाम होईल याची माहिती नसल्यामुळे
सामान्य लोकांना असं वाटतं की हे केवळ शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये आहे, आपण याच्यामध्ये सहभागी व्हायची गरज नाही. आता याचा आपल्याला काय किंमत मोजावी लागेल, ज्यावेळेस आपल्याला प्रत्यक्ष ते विकत घ्यावं लागेल याच्यावरून समजेल. थोडासा आपण शहरामधले लोक आहोत, मॉलमध्ये जाण्याचा आपल्याला नेहमीचा अनुभव येतो. अनेक वेळा आपण मोठ्या मोठ्या मॉलमध्ये जातो, तिथल्या ग्रोसरी डिपार्टमेंटमध्ये जा आणि त्या ग्रोसरी डिपार्टमेंटमध्ये गेल्यानंतर तिथं असणाऱ्या ज्या शेतीशी किंवा आपल्या आहाराशी जुडलेल्या ज्या वस्तू आहेत त्याचे रेट जरा बारकाईने पहा. शेतकऱ्याकडून घेताना टनावरती घेतलं जातं, क्विंटलवर घेतलं जातं, परंतु ते विकताना मात्र जे आहे पॅकिंगच्या स्वरूपामध्ये ज्यावेळेस विकलं जातं त्याच्या नफ्यामधलं अंतर आपल्याला माहीत नसतं. प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याची शोषणाची प्रक्रिया उभी आहे आणि ते शोषण तुमच्या खिशातून होणार आहे. कर्मचाऱ्याच्या किंवा शहरामध्ये राहणाऱ्या आपल्या लोकांच्या खिशातून तो पैसा जाणार आहे. म्हणून आपल्याला या शेतीच्या बिलाचा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये विरोध करणं गरजेचं आहे. आज त्या ठिकाणी दिल्लीमध्ये शेतीसाठी या बिलाच्या विरोधामध्ये रस्त्यावर बसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आपल्याला गर्व वाटला पाहिजे. गेली 52 दिवस झालं ते शेतकरी त्या ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. ज्या विपरीत परिस्थितीमध्ये ते आंदोलन चालू आहे, पाऊस झाला, थंडी झाली, तरीही ते शेतकरी ते आंदोलन सोडायला तयार नाहीत. 60 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा त्या आंदोलनाच्या दरम्यान मृत्यू झाला, तरीही ते शेतकरी बांधव पाठीमागे हटायला तयार नाही आहे. कारण त्यांना हे माहिती आहे की शेती हेच आपलं वर्चस्व आहे, हेच आपलं सर्वस्व आहे आणि ते जर एकदा हिरावून गेलं की मग आपल्या जवळ दुसरं कुठलंही साधन उरणार नाही. आता अडचणी झालेली आहे शेतकऱ्यांच्या पोरांची की त्याला वावरामध्ये नांगरणी करताना किंवा शेतीची कामं करताना बैलाच्या मागे चालायची सवय लागलेली. कारण दादा आयुष्यभर तो कोणाच्या मागे चाललाय, बैलाच्या मागे चाललाय. बैलाच्या मागे चालता चालता त्याला एवढी सवय लागली की राजकारणात सुद्धा तो बैलांच्याच मागे चालत राहिला. आता शेतकऱ्याची पोरं म्हणून ती विधानसभेमध्ये संसदेमध्ये गेलेली आहेत. त्यांनी या बिलाचा विरोध करायला पाहिजे होता, त्यांनी विरोध नाही केला. त्यांनी त्या बिलाचं समर्थन केलं. काँग्रेस, राष्ट्रवादीने किंवा विरोधी पक्षाने त्याच्यावर हंगामा करायच्या ऐवजी बहिष्कार टाकला आणि सरकारला खुली सूट दिली, तुम्ही ते करा. त्यामुळं या मुद्द्यांवरती काँग्रेस असो, राष्ट्रवादी असो किंवा सरकार असो हे राजकारण करत आहेत. न्याय देण्याची कोणाची भूमिका नाही आहे. त्यामुळे आपण शेतकऱ्यांची मुलं आहोत. आपल्या प्रत्येकाच्या वाट्याला काही ना काही जमीन आहे. इथं बसलेला सर्वच काही बेघर नाही आहे. थोडी का होईना जमीन आपल्या जवळ आहे आणि ती छोटीशी का असणारी जमीन आता हिसकावून घेतली जातात. त्यामुळं आपण याचा विरोध केला पाहिजे आणि विरोध करत असताना जी काही संविधानिक चौकट आपल्याला आपल्या महापुरुषांनी दिलेली आहे त्या चौकटीच्या आत राहून आपण हे आंदोलन करत आहोत. आपण कुठल्याही स्वरूपामध्ये हिंसेचा सहारा घेत नाही आहोत. दिल्लीमध्ये बसलेल्या शेतकऱ्यांनी हे केलं नाही. उलट ज्या लोकांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला त्यांना सुद्धा जेवण देण्याचं, त्यांच्या सुद्धा आहाराची जबाबदारी आपल्या शेतकरी भावंडांनी घेतली. आणि शेतकरी हा पोशिंदा आहे. एका कवीने एका ओळीमध्ये सांगितलं, नाही केला माझ्या बापाने पेरा तर काय खाताल धतुरा. माझ्या बापाने पेराच केला नाही, काय खाताल. उद्या जर शेतकऱ्यांनी स्वतः पुरतच पिकवायला आणि स्वतः पुरतच खायला जर पिकवायला सुरुवात केली तर आमची अवस्था काय होईल. रिलायन्सच्या, अंबानीच्या मोबाईलच्या फ्री डाटा मधून व्हिडिओ गेम डाउनलोड होईल, पिक्चर डाउनलोड होईल, भाकरी डाउनलोड नाही होणार ना. ही लढाई आटा आणि डाटा मधली लढाई आहे आणि आपण पिकवणारे आहोत. जर या शेतकऱ्याला जर मोडीत काढलं तर आम्ही खाणार काय आहोत. फ्रान्सच्या राज्यकर्त्यांना ज्यावेळेस इथं आंदोलन झालं त्यावेळेस म्हणलं गेलं की भाकरी मिळत नसेल तर केक खा. आज त्या प्रकारची अवस्था इथल्या राज्यकर्त्यांनी आपल्यावर आणलेली आहे. भाकरी मिळत नसेल तर केक खा म्हणून काय तिथल्या शेतकऱ्यांनी केक खाल्ला का. तर ज्या राज्यकर्त्यांनी त्यांना भाकरी मिळत नसेल तर केक खा म्हणून सांगितलं
त्यांच्याच राजवाड्यामध्ये त्यांना फासावर लटकवलं. इथला शेतकरी फार संयमी आहे. त्या शेतकऱ्यांना त्यांचा संयम तपासण्याची वेळ आणू नका. ज्या दिवशी इथल्या शेतकऱ्यांचा संयम सुटेल त्यावेळेस त्याच्यासारखा उग्र आणि हिंस्र झालेला व्यक्ती दुसरा कुठला असणार नाही. आपल्या शेतात आलेल्या पिकाचं राखण करण्यासाठी जीवाची बाजी लावणारा शेतकरी, अहो साधा बांध कोरला तर आपल्या भावाचा जीव घ्यायला तो पुढं मागं बघत नाही, इतकं त्या बांधाची रखवाली करतो. आणि त्याच्या जमिनीवर जर तुमचा डोळा असेल तर तो कुणालाही सोडणार. त्यामुळं आम्ही हे आंदोलन करत आहोत. आमच्या भूमिका फार स्पष्ट आहेत. आम्ही कुठल्याही प्रकारच्या द्वेषाने किंवा कुठल्याही प्रकारच्या विरोधाच्या भूमिकेतून या ठिकाणी नाही आहोत. आमचं इथल्या प्रशासनाला सुद्धा हेच म्हणणं आहे की जनतेच्या भावना आहेत त्या प्रमाणामध्ये सरकारपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. कारण हे आंदोलन जे आहे हे धगधगता निखाऱ्या स्वरूपामधलं आंदोलन आहे. याची तीव्रता महाराष्ट्रामध्ये थोड्याफार प्रकारची समृद्धता असल्यामुळे किंवा इथे शेतकरी संघटित असल्यामुळे या गोष्टी त्या प्रमाणात वाढल्या गेल्या नाहीत. राज्यकर्त्यांनी त्याची खबरदारी घेतली. परंतु ज्यावेळेस हे त्या आंदोलनाची तीव्रता वाढेल त्यावेळेस त्याचे गंभीर परिणाम आपल्याला दिसतील. आपण हे आंदोलन समजून सांगण्यासाठी या ठिकाणी हे करत आहोत. याचा उग्र टप्पा आपल्याला पुढच्या आंदोलनाच्या टप्प्यात घोषित केला जाईल. आज या ठिकाणी प्रशासनाने आपल्याला जे सहकार्य केलं या आंदोलनाला शांततेपणे पार पाडण्यासाठी ते प्रशासनाने सहकार्य केलं. खरं तर ही रॅली काढून आपण जादा वेगाने लोकांपर्यंत पोहोचू शकत आहोत. आपली भूमिका लोकांना समजावून सांगणं आपला अधिकार आहे. कोविडच्या अनेक प्रकारची बंधनं पोलीस प्रशासनावर आहे. फार मोठा ताण त्यांच्यावरती आहे. परंतु त्या ताणापेक्षाही इथल्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे संविधानिक हक्क अधिकार आणि त्यांच्या जीवामरणाचा प्रश्न हा त्याच्यापेक्षा महत्वाचा. जगलो तरच कोविड होईल ना. जिवंत जर राहिलो तरच कोविड होईल. मेल्यावर काय आमच्या शरीराजवळ होणार आहे काय. त्यामुळे आधी आम्हाला जगू द्या, जगण्यालायक राहू द्या. कोविड आम्हाला मारणार नाही, ब्लड फ्लू सुद्धा आम्हाला मारणार नाही. मागे इथे आम्ही कलेक्टर कार्यालयावरती स्वाईन फ्लूच्या वेळेला कैकाडी लोकांचा मोर्चा काढला होता. तर ते आपले कैकाडी बांधव सोबत डुकरं घेऊन आली होती. कारण त्या स्वाईन फ्लूच्या नावाखाली डुकरं मारायचं काम चालू होतं. त्यावेळेस त्या कैकाडी बांधवांनी त्यांची भूमिका मांडली की डुकरासोबत आम्ही राहतो. जर पहिला स्वाईन फ्लू झाला तर कोणाला व्हायला पाहिजे? आम्हाला व्हायला पाहिजे. त्यामुळे बर्ड फ्लू कुठला फ्लू नाही. या देशात एकच समस्या आहे, चेंडी जाणवो जोपर्यंत या देशात आहे तोपर्यंत इथल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. आता आमचं फक्त एवढंच एक म्हणणं आहे प्रशासनाला की जे रुग्ण आमच्या हातात आहे ते शेतातच राहू द्या. जर ते रुग्ण नांगराचं काढून जर आमच्या हातात जर आलं तर मग ते रुग्ण इथल्या राज्यव्यवस्थेच्या डोक्यात फिरल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे त्या शेतकऱ्याला त्याच्या शेतीतच राहू द्या. तो जेवढी मेहनत करतो तेवढी सगळीच्या सगळी मेहनत या राष्ट्रासाठी लावतोय. आज जीडीपी मध्ये 14% वाटा आपला आहे. 14% जीडीपी मध्ये शेतकरी देतोय, त्याच्या घामाने देतोय. 20 लाख कोटीपेक्षा जास्तचा पैसा आपल्या घामातून सरकारला जातोय. फुकटचं खात नाही आहोत आपण पोचतो या सरकारला. अंबानी अदानीच्या पेक्षा जादा प्रॉपर्टी शेतकऱ्यांची आहे. पण त्या शेतकऱ्याला त्याच्या मालकी हक्काचा सुद्धा मोबदला दिला जात नाही. आमचे राज्यकर्ते आम्हाला एवढंच म्हणतात शेतकऱ्याच्या हातात 2 पैसे उरले पाहिजेत, 2 पैसे वाचले पाहिजेत. मग 98 पैसे काय अंबानी अदानीच्या घरी गेले पाहिजेत का? हा रुपया आमचा आहे, तो रुपया आम्हालाच भेटला पाहिजे. आम्ही देऊ, दुसऱ्या कोणाला द्यायचं तेव्हा देऊ. म्हणून आम्ही त्या आंदोलनासाठी आहोत. त्याच्या पुढच्या प्रक्रिया आपल्या घोषित केल्या जातील. आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात. या आंदोलनाला आपण आपला वेळ दिलात. हे आंदोलन आपलं आहे. त्या आंदोलनासाठी आपल्याला जेव्हा केव्हा रस्त्यावर उतरायची वेळ येईल तेव्हा आपण या ठिकाणी उतरलं पाहिजे आणि पुढच्या लढाईला तयार झालं पाहिजे. ही लढाई जीवन मरणाची लढाई आहे. त्या लढाईत कुठे कमी पडता कामा नये. त्या दृष्टिकोनाने आपण सर्वजण कामाला लागाल एवढीच अपेक्षा बाळगून या ठिकाणी थांबतो. आपले पुढचे कार्यक्रम घोषित आहेत. 24 तारखेला इथे केडर कॅम्प आहे आणि 3 तारखेला 3 फेब्रुवारीला मायक्रो फायनान्सच्या विरोधामध्ये खूप मोठा अगदी राज्यस्तरावरचा मेळावा आपण या ठिकाणी घेत आहोत. जसं शेतकऱ्यांना आत्महत्या आणण्याची वेळ आणली, गेल्या 15 वर्षामध्ये 3 लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. पण त्या 15 वर्षामध्ये एकाही शेतकऱ्याच्या महिलेने आत्महत्या केली नाही. पण या लॉकडाऊनमध्ये मायक्रो फायनान्सवाल्यांनी
अवघ्या 500 रुपयासाठी महिलांना आत्महत्या करायची वेळ आणली. या लॉकडाऊनच्या काळात मायक्रो फायनान्सवाल्यांनी महिलांना इतका भयानक पद्धतीने लुटलं, इतकं भयानक प्रेशर केलं की 6 महिन्यामध्ये 90 पेक्षा जास्त महिलांच्या आत्महत्या झाल्या. अवघ्या 500 रुपयाचा हप्ता देण्यापुरते पैसे त्यांच्याजवळ नाहीत, त्या महिलांनी आत्महत्या केल्या. घरापर्यंत मायक्रो फायनान्सच्या कर्जाचे कर्जबाजारी झालेल्या आमच्या महिला आहेत. सरकार उद्योगपतींची कर्ज माफ करतंय. 3 मोदी पळाले, एवढाच एक राहिला फक्त आता आपल्याकडं. बाकीचे मोदी पळालेले आहेत, हे पळू शकते काय गॅरंटी नाही. त्यामुळं त्यांचे कर्ज बुडून ते निघून गेले. हे आपल्या इथे शेजारी SBI आहे, त्या बँकेत जाऊन फक्त कर्ज बुडवणाऱ्या लोकांची यादी मागा, ते देणार नाहीत. मागून बघा, आणि त्यात तुम्ही इथं बसलेल्या लोकांचे किती कर्ज बुडवणारे, तरी मोठे लोक कर्ज बुडवणारे किती, त्याची यादी द्या. रिझर्व्ह बँक यादी द्यायला तयार नाही कर्ज बुडव्यांची. आणि या 500 हजार रुपयाच्या कर्जासाठी तगादे लावले जात आहेत, घराघरात भांडणं लावली जात आहेत. म्हणून त्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या विरोधामध्ये आपण 3 फेब्रुवारीला फार मोठा मोर्चा या ठिकाणी काढणार आहोत, धरणे आंदोलन आहे काउन्सिल हॉलला. त्यामुळे आपण त्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा आपल्याला प्रचार करायचा आहे. तर त्या सर्व शेतकऱ्यांच्या बरोबरच हा सुद्धा मोठा मुद्दा आहे. त्यामुळे त्या 3 फेब्रुवारीच्या कार्यक्रमाची पण तयारी करायची आहे. आणि 3 फेब्रुवारी हा आद्य क्रांती नायक उमाजी राजे यांचा स्मृती दिन आहे. त्या दिवशी आपण एक राज्यस्तरीय परिषद सुद्धा बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहेब यांच्या नेतृत्वात घेणार आहोत. 3 फेब्रुवारी 1832ला उमाजी राजेंना शेतकऱ्यांसाठी लढतो, इंग्रजांच्या विरोधात लढतो, शेतकऱ्यांच्या समर्थनासाठी लढतो म्हणून या खडकमाळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांना फासा लटकवण्यात आलं होतं. ते आपली प्रेरणास्रोत आहेत. त्या उमाजी राजेंचा स्मृती दिन आहे म्हणून 3 फेब्रुवारीला जसं उमाजी राजेंनी अन्यायाच्या विरोधात बंड केलं होतं, त्याच बंडाची प्रेरणा घेण्यासाठी आपण 3 फेब्रुवारीची तारीख निवडली आणि त्या दिवशी हा मोर्चा होत आहे. मोठ्या प्रमाणात आता आपल्याला त्याची तयारी करायची आहे. आजच्या या आंदोलनामध्ये आपण आलात, या भूमिका समजून घेतल्यात, या भूमिका आपल्याला समाजामध्ये लोकांना प्रचारित करायच्या आहेत. परंतु हे करत असताना संयमाने आपण काम केलं पाहिजे. कुठल्याही प्रकारच्या टोकाच्या किंवा खोट्या गोष्टीचा प्रचार न करता आपण आपल्या ज्या योग्य भूमिका आहेत त्या लोकांपर्यंत समजून सांगितल्या पाहिजेत. आपण ते सर्व कराल याच आशेने आणि अपेक्षेने या ठिकाणी आपण आंदोलनाचा समारोप करत आहोत. पुन्हा एकदा मी पोलीस प्रशासनाच्या लोकांचे, मीडियाच्या लोकांचे सहकार्य मानतो या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. जय मूल्यवासी, जय भारत. आभार. साहेबांना भेटायला